दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 17वीं लोकसभा के संचालन पर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए। भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा शीर्षक से अपनी 286वीं रिपोर्ट जारी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित एक संसदीय स्थायी समिति ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की। पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष परिषद के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई। UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने ब्लैक होल M87 की नई तस्वीरें जारी की हैं। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 17वीं लोकसभा के संचालन पर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए। 17वीं लोकसभा के सत्र जून 2019 और फरवरी 2024 के बीच आयोजित किए गए थे। इसकी कुल 274 बैठकें संपन्न हुई हैं। इन बैठकों में 179 विधेयक पारित किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल निर्धारित अवधि का क्रमशः 60% और 52% तक चला है। वैश्विक कोविड महामारी के कारण प्रश्नकाल को 2020 के मॉनसून सत्र में रद्द करना पड़ा था। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा के संचालन से संबंधित मुद्दों के बारे में। अपना कार्यकाल पूरा करने वाली सभी लोकसभाओं में 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें आयोजित हुई थी। साथ ही इसमें 206 बार संसद सदस्यों को निलंबित किया गया था। प्रथम लोकसभा के दौरान साल में औसतन 135 बैठकें आयोजित की गई थी। वहीं वर्तमान में ये घटकर औसत 55 रह गई हैं। पहली बार लोकसभा ने अपने पूरे कार्यकाल में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा को यथाशीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयकों को ही विस्तृत जांच के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। अधिकतर विधेयकों को रिकॉर्ड किए गए मतदान के बिना ही पारित कर दिया गया था। 35% विधेयकों को 1 घंटे से भी कम चर्चा के बाद पारित कर दिया गया था। वहीं बजट चर्चा में लगने वाले समय में भी गिरावट आई है। लगभग 80% बजट पर बिना चर्चा के ही मतदान कर दिया गया था। और लोकसभा के संचालन में सुधार के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। इसके लिए संसद की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। विधेयकों की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। साथ ही इन पर पर्याप्त चर्चा करने और इन्हें समितियों के पास भेजे जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा विधेयकों पर चर्चा के लिए विपक्ष के सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए तथा दलों के बीच रचनात्मक विचार विमर्श को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा शीर्षक से अपनी 286वीं रिपोर्ट जारी की। 22वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा महामारी रोग अधिनियम 1897 देश में भविष्य में प्रकट होने वाली महामारियों की रोकथाम और उनके प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं का व्यापक रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले समझते हैं EDA 1897 के बारे में। यह कानून महामारी का रूप धारण कर लेने वाले रोगों के प्रसार पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। यह राज्य सरकारों को महामारी का रूप धारण कर लेने वाले रोगों के नियंत्रण व रोकथाम की व्यापक शक्तियां भी प्रदान करता है। महामारी रोग विधेयक को जॉन वुडबर्न ने कलकत्ता में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया था। औपनिवेशिक शासन में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, जिसका कार्यकाल 1894 से 1899 तक था, 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैली बुबोनिक प्लेग महामारी से निपटने के लिए EDA को लागू किया था। कोविड-19 के दौरान EDA 1897 में बदलाव करके महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 लागू किया गया था।
इस कदम का उद्देश्य इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की जा रही हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाना था। अब समझते हैं ईडीए 1897 की सीमाएं कौन सी हैं। ये औपनिवेशिक काल का कानून है। इसके प्रावधान संचारी रोगों के बदलते नवीन रूपों से निपटने में अक्षम है। इसके अंतर्गत महामारी यानी एपिडेमिक या संक्रामक रोग को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही इसमें प्रकोप एपिडेमिक और पेंडेमिक के बीच अंतर नहीं किया गया है। इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है और साथ ही इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा भी नहीं किया गया है। इस कानून में आइसोलेशन और क्वारंटाइन से जुड़े निर्धारित दिशा निर्देशों का भी अभाव है। ज्ञातव्य है कि इन दिशा निर्देशों का महामारी के दौरान पालन किया जाना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही ईडीए में संक्रामक चिकित्सा अपशिष्ट और मानव शवों के सुरक्षित निपटान का उपबंध भी नहीं किया गया है। चलिए खबर के आखिर में इस संबंध में की गई सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। प्रकोप, एपिडेमिक आदि शब्दावलियों को व्यापक तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए। राज्यों को महामारी से निपटने हेतु योजना तैयार करने में केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए। साथ ही इसमें समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन और लोगों व वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क बनाने की भी जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर के बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित एक संसदीय स्थायी समिति ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मेडिकल स्नातक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विकसित होते क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए अच्छी तरह तैयार हों। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले बात करते हैं भारत में चिकित्सा शिक्षा की स्थिति के बारे में। भारत में 702 मेडिकल कॉलेज हैं। इस तरह भारत की चिकित्सा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी चिकित्सा शिक्षा प्रणालियों में से एक है। भारत में चिकित्सक जनसंख्या 1:856 है। इस तरह भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 1:1000 से आगे निकल गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वास्तविक स्वास्थ्य अनुसंधान व्यय साल 2021-22 से लगातार 0.02% पर बना हुआ है। अब बात करते हैं चिकित्सा शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दों के बारे में। भारत में मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में चिकित्सकों को तैयार करते हैं। वहीं बड़े पैमाने पर भारतीय छात्र विदेशों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत में यह अजीब सा विरोधाभास है। स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के स्तरों पर शिक्षण संस्थानों में सीटों की कमी दर्ज की गई है। पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या समान नहीं है। अधिकतर मेडिकल कॉलेज शहरी क्षेत्रों में है। चिकित्सा संबंधी अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी मौजूदा अवसंरचना का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब समझते हैं भारत में चिकित्सा शिक्षा के विनियमन के बारे में। पहला है नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। चलिए खबर के आखिर में अब बात करते हैं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सरकार की मौजूदा योजना का विस्तार करना चाहिए। इससे मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा फैकल्टी की अनुपस्थिति यानी घोस्ट फैकल्टी को रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम सुविधा हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सीटों की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी को डॉक्टर्स का रियल टाइम राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखना चाहिए। साथ ही अन्य देशों में अपने जैसे संगठन की बेहतर कार्य प्रणाली से सीख लेकर सुधार करते रहना चाहिए। अगले 20-25 वर्षों के लिए व्यापक भारत विशिष्ट योजनाएं तैयार करनी चाहिए और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर का। पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष GBFF परिषद के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई।
विश्व जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। इस कोष को अगस्त 2023 में वैंकूवर, कनाडा में 7वीं GEF असेंबली में लॉन्च किया गया था। ये 186 देशों द्वारा अनुसमर्थित है। GBFF परिषद के निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे। विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी के रूप में सेवाएं देने के लिए आमंत्रित किया गया है। खबर की शुरुआत में GEF के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे 1992 में रियो अर्थ समिट में स्थापित किया गया था। ये दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी है। GEF का मुख्य शासी निकाय उसकी परिषद है। इसमें GEF के सदस्य देशों का 32 कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इनमें 14 विकसित देशों का, 16 विकासशील देशों का तथा 2 ट्रांजिशन वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व शामिल है। GEF 5 कन्वेंशन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। इन कन्वेंशंस के नाम है जैव विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, पारे पर मीनामाता कन्वेंशन। इस बैठक के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। GEF के सदस्य सरकारें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति नवीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए $1.1 बिलियन का निवेश करने पर सहमत हुई हैं। उन्होंने 21 जलवायु परिवर्तन अनुकूल परियोजनाओं के लिए $203 मिलियन का समर्थन किया। ये परियोजनाएं अल्प विकसित देशों के कोष यानी LDCF और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष यानी SCCF द्वारा वित्त पोषित है। स्पेन ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान द्वारा घोषित अनुदान में योगदान करते हुए GBFF को 10 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है और उपलब्धता के आधार पर डोनर फंड आवंटित करने के लिए GBFF रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी और प्रोजेक्ट साइकिल पॉलिसी को मंजूरी भी दी है। आखिर में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। KMGBF को मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी COP15 में अपनाया गया था। KMGBF ने 23 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इनमें 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों में 50% तक की कमी, प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन की राशि जुटाना आदि शामिल है। अब रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। इसे वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन में जारी किया गया। यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। CMS के तहत सूचीबद्ध 5 प्रजातियों में से एक के समक्ष विलुप्त होने का खतरा विद्यमान है। साथ ही 44% प्रजातियों की आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध 82% प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में हैं और 76% प्रजातियों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। वहीं परिशिष्ट द्वितीय में सूचीबद्ध प्रजातियों में से 18% वैश्विक स्तर पर खतरे में हैं और इस परिशिष्ट की 42% प्रजातियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। CMS में सूचीबद्ध 97% मछलियां विलुप्ति की स्थिति में हैं। वहीं CMS में सूचीबद्ध प्रजातियों और अन्य सभी प्रवासी प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 399 प्रवासी प्रजातियां CMS के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं। ये प्रजातियां या तो खतरे में हैं या विलुप्त स्थिति के निकट हैं। प्रवासी प्रजातियों के समक्ष 2 मुख्य खतरे हैं: पर्यावास की हानि, उनका निम्नीकृत होना या विखंडन, और अतिदोहन। इनके अलावा कुछ अन्य खतरे भी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन व चरम मौसम, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां, बीमारियां आदि।
चलिए प्रवासी प्रजातियों के महत्व को समझते हैं। ये जलवायु परिवर्तन का शमन करती हैं, शिकार और चारण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करती हैं, भोजन और पारिस्थितिक पर्यटन आकर्षण आदि का महत्वपूर्ण स्रोत है। खबर की बेहतर समझ के लिए चलिए सीएमएस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कन्वेंशन पर जून 1979 में हस्ताक्षर किए गए थे और नवंबर 1983 में इसे लागू किया गया था। सीएमएस को बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में एक पर्यावरणीय संधि है। यह प्रवासी जीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण व उनके संधारणीय उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच भी प्रदान करता है। सीएमएस में 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट प्रथम में ऐसी प्रवासी प्रजातियों को शामिल किया गया है जिनके विलुप्त होने का खतरा है, और परिशिष्ट द्वितीय में ऐसी प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं जिनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके भारत सहित 133 पक्षकार हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें कौन सी हैं, चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। प्रवासी प्रजातियों के लिए स्थलों की पहचान करनी चाहिए व उनका संरक्षण करना चाहिए। साथ ही ऐसे स्थलों को उनसे कनेक्ट करना चाहिए तथा उनकी पुनर्बहाली के प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों के अति दोहन से निपटने के लिए सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन तथा प्रकाश, ध्वनि, रासायनिक और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। डेटा की कमी वाली प्रवासी प्रजातियों पर शोध को प्राथमिकता भी देनी चाहिए। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने ब्लैक होल गैलेक्सी मेसियर 87 की नई तस्वीरें जारी की हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT कोलैबोरेशन ने 2018 में इस ब्लैक होल के किए गए पर्यवेक्षण से प्राप्त डेटा का उपयोग करके ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में ब्लैक होल गैलेक्सी मेसियर 87 के चारों ओर एक चमकदार रिंग दिखाई दे रही है। इस रिंग को शैडो ऑफ ब्लैक होल कहा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EHT ने साल 2017 में गैलेक्सी मेसियर 87 ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी। इस तस्वीर में ही इस रिंग को कैप्चर किया गया था। 2018 में फिर से गैलेक्सी मेसियर 87 की तस्वीरें ली गई और तब भी वही रिंग फिर से कैप्चर की गई। हाल ही में जारी तस्वीरें इसी रिंग के स्थायित्व को प्रकट करती हैं। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इवेंट होराइजन पर अधिक प्रबल हो जाता है। इवेंट होराइजन किसी ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके भीतर आने पर कोई भी कण बचकर नहीं निकल सकता है। इवेंट होराइजन अपने पास से गुजरने वाले किसी भी प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। साथ ही इसके चारों ओर वक्रीत स्पेस टाइम प्रकाश के पथ को ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से मोड़ देता है। ये दोनों प्रभाव एक डार्क जोन का निर्माण करते हैं। खगोल शास्त्री इस जोन को इवेंट होराइजन शैडो कहते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक परिघटना है। इसके अंतर्गत अधिक दूर से चमकने वाले प्रकाश को उसके स्रोत और प्रेक्षक के बीच आने वाले किसी पिंड जैसे कि आकाशगंगा या क्वासर के गुरुत्वाकर्षण द्वारा मोड़ दिया जाता है। पिंड का गुरुत्वाकर्षण अपने आसपास के स्पेस टाइम में इतनी वक्रता उत्पन्न कर देता है कि उससे प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश के पथ को मोड़ने वाला पिंड ग्रेविटेशनल लेंस कहलाता है। ये आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का एक पर्यवेक्षण योग्य उदाहरण है। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार स्पेस के 3 स्थानिक आयाम और टाइम का एक आयाम परस्पर विलय होकर ब्रह्मांड का एकल 4 आयामी मॉडल बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। विशाल पिंड स्पेस टाइम में वक्रता का कारण बनते हैं जबकि गुरुत्वाकर्षण केवल स्पेस टाइम की वक्रता है। जब प्रकाश की किरणें स्पेस टाइम के माध्यम से गमन करती हैं तब किसी पिंड के द्रव्यमान से प्रकाश के गमन वाला पथ भी मुड़ जाएगा। चलिए आखिर में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में भी जान लेते हैं।
ये दुनिया भर में सिंक्रोनाइज्ड रेडियो वेधशालाओं का एक नेटवर्क है। ये सभी सिंगल टेलीस्कोप के रूप में संयोजित हो जाते हैं। इनके अपर्चर में पृथ्वी का संपूर्ण आकार आ जाता है। इसका ब्लैक होल से जुड़े रेडियो प्रकाश के स्रोतों का पर्यवेक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री यानी VLBI का उपयोग करके पृथ्वी के आकार का इंटरफेरोमीटर बनाने के लिए दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स को आपस में जोड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में कोई भी भारतीय रेडियो टेलीस्कोप EHT का हिस्सा नहीं है। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण SAT में पूर्ण पीठ की अनुपस्थिति से अधिकरण का कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे मामलों के निपटान में देरी और बाधा उत्पन्न हो रही है। हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को देनदारों और लेनदारों दोनों के साथ दिवाला आवेदनों पर रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से UPI सेवाओं को लॉन्च किया है। साथ ही मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को शुरू किया है। शोधकर्ताओं ने अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के क्षरण का पता लगाने के लिए एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर विकसित किया है। छत्तीसगढ़ का ओचर स्टूडियो ढोकरा शिल्प कला के संरक्षण में मदद कर रहा है। यह धातु की ढलाई की 4000 साल पुरानी जटिल प्रक्रिया है। इसमें लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे मोम सांचा विधि भी कहा जाता है। कंवल टाइगर रिजर्व में सागौन की लकड़ी की तस्करी रोकने के मामले में लापरवाही बरतने पर 6 वन कर्मियों को निलंबित किया गया। अलास्का के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में खोजी गई वायरस जनित बीमारी अलास्का पॉक्स से होने वाली पहली मौत की पुष्टि की है। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ये यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और IIT खड़गपुर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 10 गीगाबिट सक्षम सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल और ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।